हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है कि इफ एल आई स्क्वायर प्लस एम आई स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 1, आई बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0, L2 L3 M2 M3 plus N2 N3 equal to 0, L3 L1 plus M3 M1 plus N3 N1 is equal to 0, determinant is equal to this, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक तरह से हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना ही है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अगर डेल्टा निकल जाएगा तो मॉड ऑफ डेल्टा भी निकल जाएगा, ओके। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो एक काम करना पड़ेगा कि ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा डिटरमिनेंट, ये वाला चीज, इसको इस फॉर्म वगैरह में लाना पड़ेगा। किस फॉर्म में आना पड़ेगा, L2 L3 प्लस M2 M3 वगैरह के फॉर्म में, ये जो गिवन है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको लाना है। तो बच्चों ये आएगा कैसे, तो एक हिंट मिल रहा है, ये जितने भी चीजें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो गिवन है, इससे हम लोग को एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हुआ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, खुद के डिटरमिनेंट के साथ ही हुआ है। ये चीज यहां से क्लियर दिख रहा है। देखो डेल्टा इंटू डेल्टा अगर अपन लेते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा, तो बच्चों क्या आएगा, L1 M1 N1, ओके, L2 M2 N2, L3 M3 N3 इंटू डेल्टा डिटर्मिनेंट L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3, ओके बच्चों, ये चीज है। अब आप डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने जानते हो, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने आप जानते हो, है ना। डिटरमिनेंट को बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, डिटरमिनेंट या तो रो बाय रो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो कॉलम बाय कॉलम, या रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो। यहां पर अपन रो बाय रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आपको सिखाया था रो बाय रो में। तो रो बाय रो में मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों, कि ये फर्स्ट रो जो है ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो के साथ, उसको यहां लिखेंगे, मतलब जो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा जिस भी रो के साथ वो फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होकर के यहां लिखा जाएगा, सेकेंड एलिमेंट बनेगा डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो का, और जब थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये थर्ड एलिमेंट बनेगा। तो बच्चों चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो L1 के साथ बच्चों L1 का स्क्वायर हुआ, प्लस M1 इंटू M1 का स्क्वायर हुआ, प्लस N1 इंटू N1 का स्क्वायर हुआ। फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आप समझ रहे हैं बात को, है ना, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ, सेकेंड रो के साथ और थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में लिखेंगे। तो आने वाला क्या है बच्चों, L2 L1 प्लस, जब फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे M2 M1 प्लस N2 N1, फिर सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये चीज आएगा, ओके बच्चों। फिर थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ, सेकेंड रो के साथ, थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको थर्ड रो में लिखेंगे। तो बच्चों आएगा L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1।
सेकेंड रो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो L3 L2 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। जब थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो आएगा L3 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर। आप यहां देखो क्या गिवन है कि Li का स्क्वायर प्लस Mi का स्क्वायर प्लस Ni का स्क्वायर इक्वल टू 1। I का वैल्यू अगर बच्चों 1 रख दें तो क्या मिलेगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह I का वैल्यू 2 रखोगे तो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। इसी तरह I का वैल्यू 3 रखोगे तो L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर प्लस ये इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 1। ये कहां से, यहां गिवन था, देख सकते हो आप। तो अब यहां पर देखो बच्चों क्या मिला आपको कि इसका वैल्यू 1, ये पूरा 0 गिवन है, इसी तरह ये भी 0 गिवन है, ये 0 गिवन है बच्चों। तो 0 1 0 0 0 1 एक आइडेंटिटी। अच्छा, डेल्टा इंटू डेल्टा को डेल्टा स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो बच्चों यहां से डेल्टा स्क्वायर अगर 1 आया, डेल्टा स्क्वायर अगर 1 आया तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, प्लस माइनस 1। तो मॉड ऑफ डेल्टा क्या आ जाएगा बच्चों 1। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड नंबर का। Okay students, next question is let three matrices as A equal to this, B equal to this and C equal to this, then we have to calculate the value of trace of A B C by 2 plus trace of A into B C का whole square by 4 plus trace of A into B C whole cube by 8 to infinity। देखो बच्चों सबसे पहली बात यहां है कि ये जो BC है, BC उसको अपन को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से जो क्लियर दिख रहा है BC एक साथ है, BC एक साथ है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि ABC को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि BC कितना आएगा। तो B जो मैट्रिक्स गिवन है बच्चों 3 4 2 3 गिवन है, ओके दिख रहा है आपको। इनटू C जो गिवन है बच्चों 3 -4 -2 3 गिवन है, ये BC का वैल्यू है। B और C इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा क्या 3 3 जा 9 -8 9 -8 इज 1। फिर फर्स्ट रो ऐसे मल्टीप्लाई होता है आप जानते हो। तो सेकेंड कॉलम के साथ -12 और 4 3 जा 12 +12 ये 0 आ गया। फिर 3 2 जा 6 -6 ये 0 हो गया और -8 + 9 इज 1। ये बच्चों क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। और आपको पता है कि I² भी I ही होता है, IQ भी I ही होता है, I पे पावर 4 भी I ही होता है, क्या ये मालूम है। तो बच्चों आप ये देखो BC का वैल्यू। और एक चीज और क्या पता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और लगेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ही आता है। तो बच्चों एक चीज देखो, जहां पर BC है, इस ये जो दिया हुआ है आपका एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ देखो जहां BC है वहां I आ जाएगा। BC का होल स्क्वायर भी I ही होगा, BC का होल क्यूब भी I ही होगा, BC का होल पावर भी I ही होगा। और I को किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये ही आएगा। अगर I को किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये ही आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ BC हो गया अगर I तो A इंटू I इज A/2 प्लस ट्रेस ऑफ बच्चों A BC स्क्वायर I तो A इंटू I इज A, तो बच्चों A/4। सिमिलरली आगे क्या जाएगा बच्चों A/8 और प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इस सीरीज जो है ऐसे बच्चों कन्वर्ट हो गया। आप लोग ट्रेस के प्रॉपर्टीज में पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है कि ट्रेस ऑफ K इंटू ये जो होता है बच्चों वो K इंटू ट्रेस ऑफ A के बराबर होता है। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूं क्या होता है बच्चों कि ट्रेस ऑफ K इंटू A बराबर
के बाहर आ जाता है और ये ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है, ये चीज। तो बच्चों यहां से हम ट्रेस ऑफ ए को कॉमन ले सकते हैं हर एक से, क्योंकि इसको लिखा जाएगा 1/2 ट्रेस ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 इंटू ट्रेस ऑफ ए। इसी तरह ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1/4 इंटू ट्रेस ऑफ ए। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/8 इंटू ट्रेस ऑफ ए। एंड सिमिलरली इस तरह से आगे जाएगा। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ट्रेस ऑफ ए कॉमन आ जा रहा है। बच रहा है क्या यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/2, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/4, क्या सही बात है, और आगे 1/8, इस तरह से इनफाइनाइट। अब एक चीज देखो, ये जो सीरीज है बच्चों ये किसमें आ रहा है, जीपी में, इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। और इनफाइनाइट जीपी बन रहा है तो फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। आपको क्लियर दिख रहा है ये चीज। और ये अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है बच्चों a/1 माइनस आर। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू इस जीपी का सम निकालें बच्चों, तो ए का वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो ये बच्चों आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए। हमारा ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया है, ए मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ट्रेस हम लोग निकाल सकते हैं। और व्हाट इज ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला भाई, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बच्चों, 2 और एक 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो ट्रेस ऑफ ये 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 कितना आएगा बच्चों 6। ऑप्शन इज फर्स्ट, ऑप्शन आंसर इज फर्स्ट। ओके, तो हाँ बच्चों, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स n गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स n गिवन है। देन हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है m⁻ 2011। बच्चों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप एक काम करो कि m⁻ 2011 चाहिए हम लोग को। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले m² निकाल के देखते हैं, mq निकाल के देखते हैं, m⁻4 निकाल के देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जो सिचुएशन बनता है वो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आता है जैसे m², mq वगैरह आएगा, उसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखेगा, तो कुछ सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले अपन क्या करें कि m² निकाल लेते हैं, और m² क्या होगा बच्चों 0250। m² को m × m लिखेंगे तो इस तरह से ही तो लिखा जाएगा, ये चीज देखो, कोई परेशानी। चलो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 0 को 0 से ये 10 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा 0 आएगा। फिर बच्चों क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 10, ये आ रहा है सॉल्व करके। अच्छा बच्चों, यहां से इस मैट्रिक्स से अपन 10 को बाहर कर सकते हैं, और 10 को बाहर करोगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स क्या आया 10 × I, 10 × I आ गया। अच्छा बच्चों, आप देखते हैं हम लोग क्या इससे डायरेक्ट निकल सकता है क्या कुछ आंसर जो हमारे ऑप्शन में है। तो m⁻ 2011 को लिख सकते हैं m⁻ 2010 × m। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ये काम करो, जब m⁻ 2010 दिख रहा है तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि m⁻4 निकाल के देखते हैं, क्योंकि m⁻ जो रहा है यहाँ पर वो क्या रह गया, इवन पावर है। m⁻ क्या है, इवन पावर है। तो m⁻4 निकाल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाला है। तो एक चीज देखो बच्चों, m², इसको क्या लिख सकते हो, m² × m², और 10i × 10i, दिस इज इक्वल टू 10² i² बच्चों, और ये 10² i ही आ गया। कोई दिक्कत? अगर बच्चों m⁻6 निकाल के देखें तो m⁻4 × m² आप लिख सकते हो
m पे पावर 4 इज 10 स्क्वायर आई एंड m स्क्वायर इज 10 आई, तो आप क्या देख रहे हो 10 टू द पावर 3 इंटू आई। आप क्या देख रहे हो बच्चों, अगर पावर 2 है तो 10 पे पावर 1 है, पावर 4 है तो 10 पे पावर 2 है, पावर 6 है तो 10 पे पावर 3 है, मतलब पावर हाफ है किसका 10 का पावर। तो ये यहाँ 2010 है तो पावर कितना हो जाएगा बच्चों इसका हाफ 1005 होगा, यही तो होगा, इंटू आई और इंटू एम। एम इज एनी मैट्रिक्स, एम इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आई इंटू एम एम ही होगा बच्चों, to 10 to the power 1005 into m and option is first। तो आंसर आपका आ गया 10 to the power 1005 into m। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि 10 to the power 1005 into n है, मतलब m और n दोनों बराबर होता तो ऐसा सिचुएशन हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स यहां पर गिवन है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसका इनवर्स निकालने लगेंगे। आज जो है आप 12th क्लास में इनवर्स फाइंड आउट करने का सीखा वो दो मेथड, एक यूजिंग फॉर्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और जो दूसरा पढ़ा है आपने वो क्या चीज है एलिमेंट्री ऑपरेशन। दोनों से इनवर्स निकालना बहुत ही डिफिकल्ट मतलब लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, हाँ मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स विद इन 1 मिनट निकाल सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक बताया, तो वहां से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक से इनवर्स निकाल सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन को हम इनवर्स बिना नहीं फाइंड किए हुए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनवर्स कैसे, देखो एक बात बताते हैं, अगर हम इसका इनवर्स निकाल लेंगे तो ये जो इनवर्स इसका होगा वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो ए और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो जो इसका इनवर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, क्योंकि इनवर्स ये दिया हुआ है। तो एलिमेंट को जब हम लोग इक्वेट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसका जो इनवर्स निकलेगा वो इसके एलिमेंट से, तब क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा कि ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तो तरीका वो है, लेकिन उतना बड़ा प्रोसेस यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ एक सिंपल सी तरीका है, क्या एक सिंपल सा चीज जो आप लोग जानते हो इसका यूज कर सकते हो। क्या जानते हो बच्चों, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो बच्चों ए इंटू ए इनवर्स, देखो मैट्रिक्स ए जो गिवन है हमारे पास 0 1 2 1 2 3 3 a 1, ओके, इनटू इनवर्स ए 1/2 -1/2 1/2 -4 3 c 5/2 -3/2 1/2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे इसके एलिमेंट्स के साथ, तो आपको ए और सी का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे एक बात बताता हूं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, ये जो है ये कौन सा रो में है, थर्ड रो में। एक काम करते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो कौन किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, देखो 3/2 -4a प्लस 5/2 इक्वल टू 0, -4a प्लस ये 4 बन जा रहा है बच्चों इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आपके पास आसानी से 1 आ जा रहा है। सिमिलरली आप देखो सी कैसे मिलेगा, यहां पर सी कौन सा कॉलम में है बच्चों, थर्ड कॉलम में है कि नहीं। तो आप क्या करो, किसी भी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करता है ना, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम,
और ये क्या किया मैंने, रो थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई किया है। यहां पर ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि सी आ जाए। तो 0 इंटू 1/2 0 बच्चों, 1 इंटू सी प्लस सी, और हो जाएगा क्या बच्चों 2 इंटू 1/2 प्लस 1। अब एक बात बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होगा वो कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा ना। तो यहां लिखा जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बच्चों सी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -1। आप खुद देख लो आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या चीज है, ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, और एक इक्वेशन यहां दिया हुआ है। देखो इसको, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन इसलिए मैं बोला कि कोई स्टूडेंट अगर ये मैट्रिक्स कंसीडर कर ले, क्या चीज कंसीडर कर ले, ABCD। क्यों भाई, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का। फिर ए का वैल्यू यहां रखेगा, यहां से एक इक्वेशन बनेगा, और ए स्क्वायर निकाल करके यहां रखेगा तो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करें बच्चों। देखो ABCD पहला इक्वेशन में रख रहा हूं, 1 - 1 इक्वल टू -1 2। देखो बच्चों यहां से जो इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एलिमेंट को इक्वेट कर लोगे, ठीक है। मैं कर रहा हूं A माइनस बी, A माइनस बी जो एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, पहला इक्वेशन। और C माइनस डी इक्वल टू जो होगा वो 2 के इक्वल होगा बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखो, अगर ए स्क्वायर डायरेक्ट रखते हैं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा ए स्क्वायर में। ए स्क्वायर का जो एलिमेंट होगा वो ABCD के फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा। तो बच्चों एक चीज हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि इसको जो अपन लिख सकते हैं कैसे, A इंटू A और इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू 1 0। बेनिफिट क्या होगा कि A इंटू 1 - 1 ये गिवन है यहां पर। भाई जब कंपटीशन IIT मेंस वगैरह में जब क्वेश्चन पूछता है तो उतना लेंथी तो नहीं देता है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्लू रहता है, कुछ ना कुछ हिंट रहता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, A इंटू इसके जगह पे अपन लिख दें -1, 2। अब ये इजी हो जाएगा। इक्वेशन तो बनाना है लेकिन एक सिंपल इक्वेशन बनेगा। A के जगह ABCD ये रहा, और -1 2। देखो आसान बना कि नहीं। अगर हम क्या करते, ए स्क्वायर निकाल लेते, इससे ABCD वाले से ए स्क्वायर निकाल लेते और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते तो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता ABCD वगैरह में, ठीक है। तो उस चीज से अब हम लोग बच जाएंगे और एक सिंपल इक्वेशन यहाँ फॉर्म होगा। तो -A + 2B इक्वल टू, देखो बच्चों 1, दिस इज थर्ड इक्वेशन, और -C + 2D इक्वल टू 0। अपन यहां से लिख सकते हैं C इक्वल टू 2D, दिस इज इक्वेशन 4। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो एक काम करें कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और 3 को अगर ऐड करते हो तो ये और ये कट जाएगा, 2B - B इज B, और B का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0। और अगर B 0 आया तो A का वैल्यू, तो यहां से A का वैल्यू B 0 आ गया तो A का वैल्यू -1 आएगा, आप देख रहे हो। फिर बच्चों 2 and 4 से, फ्रॉम 2 and 4, इक्वेशन 2 और 4 से C के जगह 2D रखोगे तो 2D - D इज D, तो D इक्वल टू 2 आ जाएगा। और D इक्वल टू 2 आया तो बच्चों C इक्वल टू 4 नहीं आ जाएगा। What is the question? The sum of the elements of A, मैट्रिक्स A का जितना भी एलिमेंट्स है उसका सम।
यानी क्या पूछ रहा है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ 4 6 -1 कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो आंसर कौन सा होगा यहां पर आपका, ये 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, वो इस क्वेश्चन से पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। यानी इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली बात ये गिवन है कि ए एंड बी आर 3/3 मैट्रिसेज, मतलब 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, जिसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, देयर प्रोडक्ट इज अ नल मैट्रिक्स। मतलब दो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन को देख करके अपने को काम करना पड़ेगा। यहां पर बस इतना गिवन है कि ए और बी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ऑप्शन को देख करके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन में डिटरमिनेंट की बात हो रही है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। सिंगुलर कहने का मतलब वही हो गया कि डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 वाली बात होता है ना, सिंगुलर होता है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो हर एक जगह डिटरमिनेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए डिटरमिनेंट ले लेना चाहिए दोनों साइड। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 के इक्वल हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी को अपन लिख सकते हैं बच्चों, ये चीज आप पढ़े हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है। और आप लोग ऐसा सीखे हो ना कि x-3 इंटू x-2 इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखते हो, आइदर x-3 इज 0 और x-2 इज 0, और बोथ 0 होता है इस तरह से। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। मतलब इनमें से कोई भी एक 0 होगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, बोला है कि अगर डिटरमिनेंट ये 0 नहीं होता है, अगर डिटरमिनेंट ये 0 नहीं होता है तो क्या बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स, बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। सुनो बच्चों, क्वेश्चन समझो फर्स्ट वाला कि अगर डिटरमिनेंट ये 0 नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन, अगर डिटरमिनेंट ये 0 नहीं है, लेकिन आपको पता है कि a इंटू बी 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये पूछ रहा है कि b क्या नेसेसरी है कि b एक नल मैट्रिक्स होगा, क्या नेसेसरी एक नल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो क्या ये चीज नेसेसरी है कि बी को एक नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो बात आती है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर कि बी को कोई जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हो जाए, कोई दूसरा भी मैट्रिक्स होगा तब भी ये डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 हो गया तो ये इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगी नहीं। तो इसको तो 100% सही तो होना ही है। तो 100% सही होने के लिए बी को एक नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स होगा तभी ये हमेशा 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Similar expansion for option 2, determinant of B is not equal to 0, then ये must be null matrix। हाँ बच्चों, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए अगर डिटरमिनेंट B 0 नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट A को 100% 0 होना ही पड़ेगा। तो 100% किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तभी हम अपने से बोल सकते हैं जब वो एक नल मैट्रिक्स हो। तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट।
ऑप्शन 3, इफ नन ऑफ ए एंड बी आर नल मैट्रिसेस, अगर ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द टू मैट्रिसेज मस्ट बी सिंगुलर। हाँ बच्चों, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट 0 होता है। ये ऑप्शन भी सही है, बोला है कि ए और बी में मतलब कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, जैसे यहां बात कर रहा था ना, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। अब कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट ये जो है, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो अभी हम लोग फिलहाल बोल सकते हैं कि ना तो ये 0 होगा ना तो ये 0 होगा, लेकिन इधर राइट साइड में क्या है, 0 है। तो इसका मतलब किसी एक को ए या बी में से सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। मतलब नल मैट्रिक्स के अलावा एक चीज और हम लोग कंफर्म जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो बच्चों ये भी सही ऑप्शन हो गया। फिर बोला है अगर नाइदर डिटरमिनेंट ए नॉर डिटरमिनेंट बी इज 0 देन द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ना तो डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए ना तो बी 0 हो, मतलब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू भी 0 नहीं हो और डिटरमिनेंट बी का भी वैल्यू 0 नहीं हो, चाहे वो मैट्रिक्स ए भी कोई भी हो, सिंगुलर हो, नल हो या कोई दूसरा मैट्रिक्स। तो क्या ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो सही होगा बच्चों, सही होगा या नहीं होगा बताओ। इफ नाइदर डिटरमिनेंट ए नॉर डिटरमिनेंट बी इज 0, ना तो ये वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, डिटरमिनेंट ए का ना तो डिटरमिनेंट बी का वैल्यू 0 है, देन द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ना तो ये 0 है ना तो ये 0 है, तो क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो वही तो लिखा है स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही में क्या बोला, जो हम बोल रहे हैं कि ये भी 0 नहीं हो, ये भी 0 नहीं हो, डिटरमिनेंट ए भी 0 नहीं हो, डिटरमिनेंट बी भी 0 नहीं है, तो अगर ये दोनों 0 नहीं होगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो लिखा वो गलत हो जाएगा। तो क्या फोर्थ ऑप्शन में वही बोल रहा है, हाँ बिल्कुल वही बोल रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन था, और ये ऐसा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में दिया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट्स था, ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उनका डाउट था। तो इसी तरह से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट सेंड कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सेंड करोगे, है ना, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि आपने आज सेंड किया तो आज ही उसके वीडियो को मैं अपलोड कर दूं, हाँ, लेकिन 2-3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और कुछ ट्रिकी टाइप का भी क्वेश्चन था। यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ही बढ़िया होता है, ठीक है, आप अप्लाई करना सीखते हो। चलिए, अगर और बच्चों का और डाउट आता है तो इसी तरह से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का लेकर के आएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।